हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको अपने इस चैनल बायोब्लास्ट एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ है, मस्त है और अपनी पढ़ाई में व्यस्त है। तो आज का हमारा क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान के यानी कि साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो ये आपकी प्रिपरेशन को 90% तक बूस्ट करेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम्स आ गए हैं। तो अब हमें हमारी जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर के द्वारा ही करना चाहिए, ताकि हम शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हों तो आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि हमें जो होता है पेपर में क्या मिलते हैं, पूरे 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। ओके, और 15 मिनट में हमें पूरा पढ़ने होते हैं पेपर अच्छे से, एकदम इत्मीनान से दिल से पढ़िए पेपर को। ओके, उसके बाद 3 घंटे हमें लिखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर। सबसे पहले क्या आता है कि खंड अ। ठीक है, खंड अ में क्या आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे अधिक विक्षेपण का रंग कौन सा होता है? ऑप्शन है ए लाल, हरा, बैंगनी, पीला। तो इसमें से कौन सा आंसर है, आप कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। सी यानी कि बैंगनी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो विक्षेपण होता है बैंगनी कलर में होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान कैसे दिखता है? ठीक है, ऑप्शन ए श्वेताभ, नीलाभ, ऑप्शन बी रक्ताभ और ऑप्शन डी कृष्णाभ। तो कैसा कलर दिखता है हमें उस समय? तो वो आपका आंसर है बी यानी कि रक्ताभ। ठीक है, अब तीसरा क्या है कि अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर क्या रहेगा? सी यानी कि दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र। अब है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। क्या 4th नंबर क्वेश्चन? तो देखिए, अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम आप सोचिए। ठीक है, उस आंसर का आप उस आंसर को गेस कीजिए। ठीक है, आप मुंह से बोलिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा, और या फिर आप और भी अच्छा रहेगा जब आप कॉपी पे लिखेंगे इसको। ठीक है, इसका आंसर कॉपी पे लिखिए, इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं अपना 4th क्वेश्चन कि किसी वस्तु का सीधा आभासी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा? ठीक है, हमें छोटा प्रतिबिंब देखना है तो उसको देखने के लिए किस लेंस का हमें यूज़ करना होता है? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? बी यानी कि अवतल लेंस। ओके, तो देखिए बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे लगाएं हम लोग अवतल उत्तल, ऑलवेज बी कन्फ्यूज़न। तो एक सिंपल सा ट्रिक याद रखिए आप लोग, दूना यानी कि DUNA। ठीक है, यानी कि डी से क्या होगा? दूरदृष्टि दोष। ओके, और यू से क्या होगा? उत्तल, यानी कि जब उत्तल लेंस की बात आएगी तो दूरदृष्टि दोष। ठीक है, और ना से एन से क्या होगा? निकट दृष्टि दोष, और ए से क्या होगा? अवतल। ओके, तो क्लियर है? दोनों हम याद रखेंगे सिर्फ DUNA, यानी कि दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। क्लियर? उसके बाद हमारा 5th नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई क्या होती है जो बहने वाला होता है? तो उसका आंसर क्या है? बी यानी कि एम्पियर। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 क्वेश्चन क्या है कि समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधियों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उसका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोधी से कितने गुना होता है? और इसमें थोड़ा सा आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी यानी कि 3 गुना।
ओके। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो क्या प्रदर्शित होगा, उसका आंसर क्या होगा, तो वो होगा डी यानी कि वृत्ताकार। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वृत्ताकार दिखाई देगा। अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं अपना उपभाग 2 में। ठीक है, जिसमें क्या है, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान है। ओके, तो ये क्या होता है कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट जिसे बोलते हैं हम लोग, यानी कि NaCO3। ओके, उसके बाद नंबर 9 क्वेश्चन क्या बोलता है कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह क्या होता है। ठीक है, तो ब्यूटेनोन, जहाँ पे देखो लास्ट में क्या आ रहा है इसके, ब्यूट प्लस ओन, संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा, पहला तो ब्यूट 10, ठीक है, और फिर प्लस क्या आ रहा है, ओन। ठीक है, तो जिसके लास्ट में ओन आता है ना, उसको बोलते हैं कि वो कौन सा समूह है, वो कीटोन समूह। जिसके लास्ट में ओन आ जाए उसको बोलते हैं कीटोन समूह। कौन सा समूह, कीटोन होता है CO। ये क्या होता है, कीटोन समूह का सिंबल होता है, मतलब कीटोन ग्रुप होता है ये। तो इसका आंसर कौन सा है, बी। ठीक है, अब आते हैं अपना नेक्स्ट पेज पर, जो कि 10th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्सर्जन करता है। ठीक है, जब धातु जो जस्ता है वो रिएक्शन करता है HCl के साथ, तो कौन सा गैस उत्सर्जन करता है, तो उसका आंसर कौन सा होगा, वो होगा हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद आता है 11 नंबर क्वेश्चन, यानी 11 नंबर क्वेश्चन कौन क्या है, तो शुद्ध जल का pH कितना होता है, शुद्ध जल का pH कितना होता है। तो आप इसका आंसर खुद बताइए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता है फिर भी आप ही बताएंगे। तो कैसे बताएंगे, देखते हैं। तो जब आप पानी पीते हैं तो पानी कैसा लगता है, खट्टा लगता है या मीठा लगता है या तीखा लगता है, बताइए। तो क्या होता है, वो स्वादलेस, यानी कि उसमें स्वाद ही नहीं होता है, वो बिना किसी टेस्ट का होता है। ठीक है, तो यानी कि वो उदासीन होता है। ठीक है, ना वो अम्लीय होता है ना वो क्षारीय होता है। तो जो चीज़ उदासीन रहता है उसका pH कितना होता है, तो उसका pH होता है 7। ठीक है, ध्यान याद रहे कि जो उदासीन होता है उसका pH होता है 7, और अम्लीयता का जो अम्लीय होता है उसका pH जो होता है 7 से नीचे होता है, और जो क्षारीय रहता है उसका pH 7 से ऊपर। ठीक है, जिसका pH 7 रहेगा वो उदासीन रहेगा, जिसका pH 6, 5, ऐसा 4, ऐसा 1 तक जितना भी pH रहेगा तो वो क्या रहेगा, अम्लीय, और इधर जाएगा तो वो क्षारीय हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर की, अमलगम क्या होता है। तो जो अमलगम होता है बच्चा, वो क्या होता है, मिश्र धातु होता है। क्लियर। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन क्या है, एल्कीन है। तो उसका आंसर कौन सा रहेगा, एथिलीन। एथिलीन क्या है, एल्कीन है। जो हाइड्रोकार्बन होता है वो भी 3 टाइप्स में होते हैं, एक तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सिर्फ इतना याद रखिए कि हाइड्रोकार्बन एल्कीन कौन सा है, तो वो एथिलीन है। ओके, अब हम लोग आ गए हैं भाग 3 पर। ठीक है, तो भाग 3 में 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये है द्विविखंडन विधि द्वारा जनन होता है। ठीक है, तो किसमें होता है, ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी यूग्लिना और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो किसमें जो होता है वो विखंडन द्विविखंडन होता है। ठीक है, तो उसका आंसर है डी, यानी कि सभी में, सब में क्या होता है, द्विविखंडन होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, क्या बोलता है कि अलिंद एवं नीले किस मानव अंग के भाग हैं। अलिंद और नीले कहाँ होता है, किस में होता है, तो वो होता है हमारा हार्ट में, यानी कि इसका ऑप्शन रहेगा ए। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन ए ऑक्सीन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी इंसुलिन और ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो इसमें से वो है इंसुलिन। इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, वो ह्यूमन बॉडी में होता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि पुष्प के जनन अंग है, ठीक है। तो इसमें से कौन से पुष्प के जनन अंग है? ऑप्शन ए बाह्यदल पुंकेसर, ऑप्शन बी दलपुंज एवं स्त्रीकेसर, ऑप्शन सी पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर और ऑप्शन डी स्त्रीकेसर एवं दलपुंज। तो इस चारों में से कौन सा जो जनन अंग है वो भी पुष्प का, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? वो होता है पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आता है 18 नंबर क्वेश्चन कि मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में किया था, ठीक है। तो ये इसका क्या आंसर है? किस किस विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया, मतलब पढ़ाई पूरा किया था मेंडल जी ने? तो वो है, अभी क्लास 10th में तो मेंडल जी के बारे में आप उतना ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जब क्लास 12th में जाएंगे तो मेंडल जी जो है फादर हैं किसके? अनुवांशिकी के, ठीक है। तो ये इनकी जो पढ़ाई है ये वियना विश्वविद्यालय से इन्होंने कंप्लीट की अपनी पढ़ाई, ठीक है। कौन से विश्वविद्यालय? तो वियना विश्वविद्यालय, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मेंडल के अनुसार निम्न युग्मक में से कौन प्रभावी लक्षण है, ठीक है। मेंडल के अनुसार इसमें से कौन सा प्रभावी लक्षण है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है? बी, यानी कि लंबा तना और गोल बीज, ये प्रभावी लक्षण था, ओके। सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। इसमें क्या है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, कौन सा बनाते हैं, मतलब कौन सा है इसमें से? तो वो है कौन सा? ए, यानी कि उत्पादक, ठीक है। ये रहा पूरा हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि हमें सबसे पहले ओएमआर सेट में फिल करने होते हैं, ओके। और ध्यान दें कि ओएमआर सेट को आप अच्छे से फिल करिएगा, वरना एक मिस्टेक हो जाएगा तो सारा का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये सब इंग्लिश में लिखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो आप इन्हें, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो आप इसे इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं, ओके। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, यू कैन रीड दिस ऑल। तो ये है 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब इसे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि पेपर में क्या रहता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया रहता है, ठीक है। तो आ चुके हैं अब हम लोग खंड बी पर, जो कि है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि सबसे पहला क्वेश्चन में भी दो है, ठीक है। पहला तो है आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। ये तो बहुत आसान है, आपको ये जरूर याद होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। दूसरा क्या है क्वेश्चन कि अपवर्तन के नियम को लिखिए। अपवर्तन परावर्तन का नियम आपको पता होगा तो वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद नंबर सेकंड आता है। नंबर सेकंड में भी दो क्वेश्चन है। पहला तो आँख की संवेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है, या फिर संवेदन क्षमता किसे कहते हैं। दूसरा है थोड़ा सा न्यूमेरिकल कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। क्षमता जिसका जो होता है यानी कि मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, और क्षमता को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। और क्षमता का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 100 में एफ, ठीक है। ये फोकस दे रखा है हमें यहाँ पे, तो फोकस का यहाँ पे रखना है मान और हमें निकाल लेना है। तो फोकस कितना दे रखा है? 50 दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि p बराबर 100 यानी कि 100 और अपन में 50, ठीक है। अभी हम लोग इसको कटा पिटा के कितना आ जाएगा 2, यानी कि इसका जो समंजन क्षमता है, मीन क्षमता जो है वो 2 डायोप्टर है, ठीक है। बहुत ईजी है, अब बस ध्यान से देखिए सब हो जाएगा। उसके बाद नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या आता है कि ओम का नियम। जी हाँ, ओम का नियम लिखिए और सूत्र सहित स्पष्ट रूप से समझाइए भी, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युतीय प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में संयोजन क्या है और सूत्र सहित समझाइए, ठीक है। इधर इंग्लिश में भी दे रखा है, तो जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में भी देख सकता है। और उसके बाद नंबर फोर्थ आता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, ठीक है, और उसे समझाना भी है आपको, यानी कि लिखना है। उसके बाद दूसरा क्या है कि दक्षिणाहस्त अंगूठस्थ नियम क्या है, समझाइए, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर क्या होता है कि 2 ओम प्रतिरोधकता के प्रतिरोध
से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि एमसीक्यू है। ओके, अगर आपके पास मैथ है तो ये बहुत इजी होगा, लेकिन जिस बच्चे के पास मैथ नहीं है उसके थोड़ा सा टफ होगा। उसके बाद आता है अथवा करके। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर लीजिए। अथवा करके दे रखा है, पहला क्या दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये लिख लीजिए। या फिर दूसरा एक और दिया रखा है कि सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का एक व्यवस्था आरेख बनाइए। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं उपभाग 2 में, यानी कि सब सेक्शन सेकंड में। तो उसमें क्या है, उसमें जो है 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है। तो इसमें क्या लिखना है आपको, ये हिंदी में रिएक्शन लिख रखा है और आपको इसको केमिकल फॉर्मूलाज में लिखना है। ठीक है, रासायनिक समीकरण में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का। ठीक है, तो इन सबको किस में लिखना है आपको, केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक सूत्र में लिख देना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आप आराम से इसको कर लीजिएगा। वैसे ही 2nd नंबर, 3rd नंबर और 4th नंबर भी ठीक वैसे ही करना है। ओके, उसके बाद आता है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पहला क्या है कि रासायनिक समीकरण द्वारा कारण सहित समझाइए। इसको आपको समझाना है पूरा रासायनिक समीकरण लिख करके। ठीक है, क्या है कि कॉपर के छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है। ठीक है, विलयन का रंग जो होता है नीला क्यों हो जाता है सबको समझाना है और बताना है, और साथ ही साथ रिएक्शंस भी लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्या है कि निम्नलिखित का IUPAC नाम क्या है। ठीक है, इसका आपको क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। अगर आपको आता है IUPAC नेम लिखने तो आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब, सिर्फ और सिर्फ आपको इसका रासायनिक समीकरण ही लिखने हैं। ठीक है, क्या होता है जब सोडियम जल से क्रिया करता है। ठीक है, यानी कि सोडियम Na पता है ना आपको, उसके बाद जल यानी कि H2O। ठीक है, इसे जब रिएक्शंस कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, सेकंड दूसरा क्या दे रखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है तब क्या होता है। तीसरा दे रखा है कि लाल लप्त लोहे पर जल की वाष्प प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 से के अधिक के साथ इतना 443 केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 5th क्वेश्चन क्या बोलता है कि एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। नंबर 6 बोलता है कि मीथेन का दहन करने से क्या होता है। मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है, हाँ पता होगा, जरूर आपको पता होना चाहिए कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो होता है CH4। किसका फॉर्मूला है ये, मीथेन का। अगर इसको दहन जब कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है आपको ये बताना है। क्लियर, बट वहीं पर अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको अथवा में कुछ और करके दे रखा है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। तो क्या है, पहला साबुनीकरण। साबुनीकरण किसे कहते हैं, इस पे आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है। ओके, उसके बाद दूसरा है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद तीसरा है विकृत गंधिता। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप क्या होता है जब, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कीजिए, अदरवाइज आप ये कर लीजिए, बहुत आसान है। ओके, ये हमारा लास्ट पेज ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। ओके, चलिए देखते हैं। अब हम लोग आ गए उपभाग 3 में। ठीक है, कौन सा उपभाग, उपभाग 3। ओके, तो ये करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये है बायोलॉजी। क्वेश्चन क्या बोलता है कि आहार नल
आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में ऊर्जा के प्रवाह को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसमें से किन्हीं दो पर आपको टिप्पणी लिखना है संक्षिप्त में। पहला क्या है, आहार श्रृंखला में सूर्य के प्रकाश का महत्व क्या होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे से पता है कि सूर्य से हमें क्या मिलता है। जो प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उनकी वजह से वो जीवित रह पाते हैं। पत्तियाँ जो कि हरा होती है क्लोरोफिल की वजह से, वो सूर्य के प्रकाश से ही होता है। ओके, और दूसरा क्या है, कचरा प्रबंधन। ठीक है, इसमें आपको टिप्पणी लिखना है। तीसरा, ओजोन परत लाभदायक है या हानिकारक, व्याख्या कीजिए। तो लगे हाथ एक और क्वेश्चन कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ओजोन का क्या आपको पता है? पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए आप। उसके बाद नंबर 10th क्वेश्चन, जो कि सेकंड आखिरी क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्या बोलते हैं कि जनन में विभिन्नता के महत्व पर एक निबंध लिखिए। किस पे? जनन में विभिन्नता पर महत्व पर एक निबंध लिखना है आपको। उसके बाद नंबर 11 क्वेश्चन, जो कि पूरे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पाचन क्या है और मानव में पाचन क्रिया का विस्तार से सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपको पूरा एकदम अच्छे से याद होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और लॉन्ग में आता है। और देखिए आप, ये पूरा 6 नंबर में यानी कि 6 नंबर में आया है। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं आ रहा तो दूसरा कर सकते हैं कि मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय हेतु हार्मोन्स की भूमिका पर निबंध लिखना है आपको। ठीक है, तो हमने आज डिस्कस किया सारा का सारा पेपर क्लास 10 साइंस का। ठीक है, अगला वीडियो एक और आ रहा है जो कि एक और वायरल पेपर के साथ। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है।